हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 1 से लेकर 5 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या बोला गया है। एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय द आरबीआई इन मार्च 2024 द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑन इंडिया डिक्लाइन बाय यूएसडी ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर 2023 टू यूएसडी 370.4 बिलियन एज द एंड ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है हिंदी में क्या मतलब होगा इसका। मार्च 2024 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 के दौरान भारत पर गैर निवासियों के शुद्ध दावों में कितने यूएसडी की गिरावट आई है और दिसंबर 2023 के अंत में यह 370.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.2 बिलियन। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 12.2 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन रिपोर्ट जारी की, उसी का डाटा है ये और उसी के हिसाब से ये जो इसका आंसर हो जाएगा 12.2% हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन पढ़ इसलिए ले रहे हैं जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में रिवर्स एसेट इंक्रीज होने के कारण ये चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन हुई है, ये ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ठीक, कुछ एक डाटा इससे संबंधित और हैं जो हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, वहाँ से पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना नहीं मुझे, ठीक है ना। इसमें जो बात हुई, इसमें जो पूछा गया है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस का जो नेट क्लेम्स है वो कितना डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना, कितना डिक्लाइन हो गया। तो ये हो गया है 12.2 बिलियन यूएसडी डिक्लाइन हो गया है अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान, और ये इतना घट के इतना हो गया। मतलब कितना डिक्लाइन हुआ तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 12.2 बिलियन, और घटकर कितना हो गया उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 370.4 बिलियन ये यूएसडी। ठीक, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए सिंपल रिविजनरी बोनस फॉर द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI स्कीम एंड रूरल इंडिया एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फिजिकल ईयर 2025 विदाउट चेंजिंग द बोनस रेट। द रेट ऑफ बोनस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट। ठीक है, ये इसमें क्या बोला गया है कि भारत सरकार ने बोनस दर में बदलाव किए बिना वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डाक जीवन बीमा यानी कि PLI और ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि रूरल पोस्टल इंश्योरेंस यानी कि RPLI योजना के लिए एक साधारण प्रत्यावर्ती बोनस को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बोनस की दर किस तारीख से प्रभावी होगी। इसमें जो रेट है वो किस तारीख से प्रभावी होगा ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी हो गई है। रेट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं कि कितना क्या रेट रहा, उस तरीके से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे कराता रहता हूँ, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर 2 स्कीम की बात हुई है। यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की बात हुई है। इनके रेट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। बस ये एप्लीकेबल कब से होंगे ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। हालांकि PDF में रेट वगैरह भी मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें सारी कवर करते हैं हम लोग करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिससे कि कहीं पे कोई चीज़ें छूट ना जाए। जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो मैं बता देता हूँ, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती वो भी मैं बता ही देता हूँ। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती उसको छोड़ना सही नहीं होता है। एक बार कम से कम पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ ही गया तो कम से कम एक बार पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे। लेकिन जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना होता है वो मैं फोर्सफुली आप लोगों को बता देता हूं, उस पर ज्यादा फोकस आप लोग कर लिया करो, उसकी PDF वगैरह पढ़ लिया करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन रेज्ड बाय द कर्नाटका बैंक थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP शेयर अलॉटमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में कर्नाटका बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP शेयर आवंटन के माध्यम से कितनी राशि जुटाई है। 600 करोड़ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन रेज्ड बाय द MP एनर्जी फ्रॉम द OEB। ये क्या लिखा गया है पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। AG यानी कि जो भी नाम है ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया है टू सपोर्ट इट्स एनर्जी एक्सपांशन प्लान। हाल ही में एम्पाइन एनर्जी को अपनी ऊर्जा विस्तार का समर्थन करने के लिए
ऑस्ट्रिया के विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया से कितनी राशि प्राप्त हुई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 25 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 25 मिलियन यूरो अभी हाल ही में डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया से एम्पिन एनर्जी को प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? टू सपोर्ट इट्स एनर्जी एक्सपांसन प्लान। इसके एनर्जी एक्सपांसन प्लान जो है, जो ऊर्जा विस्तार की योजना है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा समर्थन करने के लिए, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ये अमाउंट प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 25 मिलियन यूरो इज द राइट आंसर। L&T Finance Holdings Limited has recently renamed itself by which name? L&T Finance Holdings Limited ने हाल ही में अपना नाम बदलकर किस नाम से रख लिया है? ठीक ना। L&T Finance Holdings ने अपनी रिब्रांडिंग की है, अपना नाम बदल दिया है, तो नाम बदल के क्या रखा गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा L&T Finance Limited। पहले ये था L&T Finance Holdings Limited, होल्डिंग्स हटा के L&T Finance Limited कर दिया गया है। बस ये इतनी चीज़ें आप लोग जो है ये जान लेना, इससे ज़्यादा इसमें और नहीं करेंगे। L&T Finance Limited की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली मुंबई बेस्ड लीडिंग NBFC है। ये मुंबई बेस्ड एक ये NBFC है। सेबी हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड द मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रेशन ऑफ विच कंपनी फॉर द ब्रीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेबी ने हाल ही में पात्रता मानदंड का उल्लंघन करने पर किस कंपनी का मर्चेंट बैंकर पंजीकरण रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्वी इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्वी इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड। इन ऑर्डर टू कम्बैट द proliferation of illegal lending apps, which organization announced a plan to establish a Digital India Trust Agency, DIGITA? अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने के लिए किस संगठन ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि डिजिटा स्थापित करने की घोषणा की है, ये स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको मैं ऑलरेडी एक्सपांड करता हूँ। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर इसका हो जाएगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवैध रूप से ऋण देने वाले ऐप्स के चलन को, ऐप्स के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अभी हाल ही में डिजिटा यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर डिजिटा इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन जो भी बनता है डिजिटा का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। तो DI से डिजिटल बन जा रहा है, I से इंडिया है, ट्रस्ट से ट्रस्ट है, A से एजेंसी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग डिजिटा, ठीक, A से एजेंसी हो गया, T से ट्रस्ट हो गया, DI से डिजिटल हो गया, I से इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बनते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे इलीगल लेंडिंग ऐप्स आ गए हैं मार्केट में। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो कि लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से लोन वगैरह दे रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, उनसे बचने के लिए RBI ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है। ऐसे लेंडिंग ऐप से बचने के लिए डिजिटा जो है वो चेक पॉइंट्स बनाएगा। ठीक है, सभी लेंडिंग ऐप्स को डिजिटा से वेरीफाइड मार्क लेना होगा। वेरीफाइड मार्क मतलब जैसे कि आप थोड़ा सा समझो, जैसे ब्लू टिक वगैरह नहीं होता ट्विटर पे या फेसबुक पे, इस तरीके से जो भी लेंडिंग ऐप्स होंगे उनको डिजिटा से वेरीफाइड मार्क लेना होगा। जिनके पास में वेरीफाइड मार्क्स नहीं होंगे वो ऐप अनऑथराइज्ड ऐप कहलाएंगे। ध्यान रखना। तो आगे से लैंडिंग वगैरह करने के लिए जो भी कंज्यूमर रहेगा उसको भी ये पता चल जाएगा कि हम किसी अनऑथराइज ऐप से लोन वगैरह ले रहे हैं, लैंडिंग हम उससे मतलब कर रहे हैं। तो ये इसलिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए RBI ये ले आ रहा है। डिजिटा जो है वो एक वेरीफाई वाला मार्क देगा। ठीक है, वो रहेगा तब आप समझ लो कि आप ऑथराइज ऐप से ले रहे हैं, अदरवाइज आप अनऑथराइज ऐप से ले रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। RBI क्या कर रहा है कि लगातार प्ले स्टोर को ऐसे लेंडिंग ऐप्स की सूची दे रहा है जो कि इलीगल तरीके से लेंडिंग कर रहे हैं, फिर फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। और इस केस में फिर प्ले स्टोर क्या कर रहा है कि उन सारे इलीगल ऐप्स को हटा रहा है। ठीक है, गूगल का ही प्ले स्टोर है, तो गूगल क्या कर रहा है कि फिर उन प्ले स्टोर के जरिए, प्ले स्टोर के माध्यम से प्ले स्टोर पर जो इलीगल लेंडिंग ऐप्स हैं उसको हटा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जा रहा है गूगल का भी और RBI का भी, और ये पता लगाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा, समय, सब चीज़ें जा रही हैं कि कौन से ऐप लेंडिंग ऐप्स लीगल हैं, कौन से इलीगल हैं।
तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए गूगल भी इसमें सहायता कर रहा है आरबीआई की। गूगल अब एक ऐसी पॉलिसी लाने जा रहा है जहां पर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ या फिर उनके पार्टनर्स को ही प्ले स्टोर पर अपने ऐप पब्लिश करना होगा, वही लोग अपने ऐप पब्लिश कर पाएंगे और डिजिटल वेरीफाई भी होना रहेगा उनको। तो थोड़ा सा इससे चीज़ें इजी हो जाएंगी। अगर किसी को कोई लैंडिंग ऐप है तो वो अगर प्ले स्टोर पर रजिस्टर करना चाह रहा है अपना ऐप, तो सबसे पहले उसको डिजिटल वेरीफाई होना होगा, उसके बाद ही प्ले स्टोर पर जाएगा, तब इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये डिजिटल वाली जो एजेंसी है, ये नाम आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे यहाँ से। In order to strengthen complaints redressal system, which organization has recently launched Scores 2.0? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में दिक्कत है, यहाँ पर लॉन्च्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। शिकायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने स्कोर्स 2.0 जारी किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। जो लोग पुराने यूजर्स हैं, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक ना, उनको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि स्कोर्स मतलब पहली बार नहीं आ रहा है। स्कोर्स शब्द जो है पहली बार नहीं आ रहा है आप लोगों के सामने। स्कोर्स का जो शब्द है ये पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था, तो यहीं से चीज़ें पता चल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्या है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया हुआ है। अब यहाँ पर स्कोर्स का भी मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है पिछले एग्जाम में। लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक जीबीओ वाले पेपर में स्कोर्स का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो ये भी जान लेना जरूरी है। ये जो स्कोर्स है, इस यस का मतलब हो जाएगा सेबी, सी ओ से हो जाएगा कंप्लेंट्स, आर ई से हो जाएगा रिड्रेसल और यस से हो जाएगा सिस्टम। फिर से सुन लो, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और 2.0 लगा है, इसका मतलब कि सेकंड वर्जन, इससे पहले एक वर्जन ऑलरेडी आ चुका है। इसके माध्यम से इन्वेस्टर्स के कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा सेबी के द्वारा, ठीक है। और अगर इस कोर्स की हम लोग बात करें, इस स्कोर्स की बात करें, तो बेसिकली ये है क्या? तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। रिवाइज्ड वर्जन में और सारे कई एडिशनल फीचर्स भी दिए गए हैं कंप्लेन, ठीक है, कई सारे उसमें मतलब फीचर्स और ऐड ऑन किए गए। 2.0 आया है तो कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर ये जानने वाली जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको सुन लेना आप लोग। कंप्लेन लॉज होने के 21 कैलेंडर डे के भीतर, 21 कैलेंडर डे, ईयर नहीं कैलेंडर डे, ठीक ना, 21 कैलेंडर डे, जिस दिन कंप्लेन लॉज हो जाएगी, जिस दिन कंप्लेन फाइल कर दी जाएगी, उसके 21 कैलेंडर डे के भीतर ही कंप्लेन का रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा, कंप्लेन को रिजॉल्व करना होगा। तो ये जो 21 डेज है, 21 कैलेंडर डेज है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। Who has recently been appointed as MD and CEO of the Axis Capital Limited? हाल ही में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस बहुत सारे कंफ्यूजिंग दिए गए हैं। अतुल मेहरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अतुल मेहरा को अभी हाल ही में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सलिल पिटाले को सक्सीड किया है। ऑप्शन में देखो वो भी आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी देखो, सलिल पिटाले का भी नाम दिया गया है। तो सलिल पिटाले को रिप्लेस करके, सलिल पिटाले को सक्सीड करके अतुल मेहरा जी को एक्सिस कैपिटल लिमिटेड का MD एंड CEO हाल में बनाया गया है। और अतुल मेहरा जी एक्सिस कैपिटल लिमिटेड ज्वाइन करने से पहले JM फिनेंशियल में ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। JM फिनेंशियल में ज्वाइंट MD के रूप में काम करते थे ये इससे पहले, ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखना। Which bank has recently acquired 100% paid up कैपिटल ऑफ सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹537 करोड़? हाल ही में किस बैंक ने 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड की 100% चुकता पूंजी का अधिग्रहण कर लिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
एक्विजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड का 100% पेड अप कैपिटल 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहित कर लिया है, और ये अधिग्रहण हो जाने के बाद में, ये एक्विजिशन हो जाने के बाद में, ये जो सोनाटा फाइनेंस है ये कोटक महिंद्रा बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में काम करेगी। ठीक है, ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, 537 करोड़ रुपए भी पूछा जा सकता है। Which bank has recently signed a deal with Canada's Toronto Dominion Bank that will help the visa process of Indian students aiming to study in Canada? हाल ही में किस बैंक ने कनाडा के टोरंटो डोमिनियन बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि कनाडा में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीयों की वीजा प्रक्रिया में मदद करेगा? ये इसका हिंदी में मतलब है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन IDBI एग्जाम में पूछा गया था, शायद इससे पहले वाला जो IDBI एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। HDFC बैंक ने कनाडा का टोरंटो डोमिनियन बैंक के साथ में अभी हाल ही में एक डील साइन किया हुआ है, जिससे कि जो भी इंडियन स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उनके वीज़ा प्रोसेस को और ज़्यादा आसान किया जा सके, उनकी वीज़ा प्रोसेस में मदद करने के लिए ये डील जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है इन दोनों के बीच में। Which organization has recently signed an MOU with the Quality Council of India to enhance the awareness and participation in MSME Competitive Lean Scheme MCLS? हाल ही में किस संगठन ने MSME Competitive लीन स्कीम में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इसका हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा लघु उद्योग भारती, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर करो, इसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लघु उद्योग भारती ने अभी हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि MSME कंपटीशन लीन स्कीम में मतलब पार्टिसिपेशन और उनकी भागीदारी वगैरह को बढ़ाया जा सके, उसको और ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सके। Which company has recently launched Travel Guard Plus, a comprehensive travel insurance product aimed at redefining complete average coverage of travelers? हाल ही में किस कंपनी ने यात्रियों के लिए संपूर्ण कवरेज को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से एक व्यापक यात्रा बीमा उत्पाद ट्रेवल गार्ड प्लस लॉन्च किया है? ये नाम आप लोग याद रखना, ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखना। ठीक, टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल ही में जो है ट्रेवल गार्ड प्लस नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। इतना ही हम लोग जानेंगे। टाटा AIG की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है? टाटा ग्रुप का और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप का, यानी कि AIG जो आ रहा है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। इससे ज़्यादा इसमें और घुसने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एज पर द वर्ल्ड बैंक्स साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट इन अप्रैल 2024, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2024? अप्रैल 2024 में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया विकास अपडेट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान क्या है? ये इसमें पूछा गया है। 7.5%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7.5%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये अनुमान 6.3% का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। ये बात हो रही 2024 की। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए अनुमान 6.6% का रखा गया है इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में। इन ऑर्डर टू मार्क 90 years of establishment of RBI, PM Modi addressed the opening ceremony of the RBI at 90 in Mumbai, Maharashtra on which date? क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, RBI की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को मुंबई महाराष्ट्र में RBI एट 90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। अगर आपको RBI की स्टेब्लिशमेंट ईयर पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे ही कर दोगे। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2024 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे।
थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जाएंगे। अभी आरबीआई के स्थापना का 90 वर्ष पूरा हुआ। इस दौरान मुंबई महाराष्ट्र में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए आरबीआई एट 90 नाम से। उस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या क्या बातें उन्होंने कही, क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस इवेंट के दौरान आरबीआई एट 90 ये जो इवेंट था, इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी भी इसमें थे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी इस इवेंट के दौरान मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरबीआई के स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो ये इवेंट आयोजित किया गया था, इस दौरान 90 रुपये का एक स्पेशल कॉइन जारी किया गया था। ₹90 का एक स्पेशल कॉइन जारी किया गया था। ये चीज़ ध्यान से सुनना, अब सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। कॉइन जारी किया गया था। अब कॉइन के फीचर्स हम लोग जान लेते हैं। कॉइन के फीचर्स इसलिए जान रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में कोई एक कॉइन ऐसे उस समय भी कुछ जारी किया गया था और उस कॉइन के फीचर्स के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक है ना, और वो शायद जीबीओ में ही पूछा गया था। तो कॉइन के फीचर जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो ये 90 रुपये का स्पेशल कॉइन जारी किया गया है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर ये है कि ये प्योर सिल्वर से बना हुआ है, पूरी तरीके से ये सिल्वर से, चांदी से बना हुआ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, प्योर सिल्वर से बना हुआ है और लगभग 40 ग्राम जो है इसका वेट है, इसका वज़न जो है लगभग 40 ग्राम के आसपास है। कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो कॉइन के एक साइड में आरबीआई का लोगो लगा हुआ है और उसके नीचे आरबीआई एट 90 लिखा हुआ है, जबकि कॉइन के दूसरे साइड में जो अशोक पिलर नहीं होता है, अशोक स्तंभ जो नहीं होता है, अशोक पिलर बना हुआ है और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते उसमें लिखा हुआ है, ठीक। ये चीज़ कॉइन के फीचर्स हो गए। इसके अलावा आरबीआई थोड़ा सा भी, क्योंकि आरबीआई अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो थोड़ा सा आरबीआई की हिस्ट्री वगैरह भी जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं और इसी तरीके से स्टैटिक बनता है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहीं पर हम लोग करते हुए चलते हैं, हर क्वेश्चन के साथ में जहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें हम लोग करते हुए चलते हैं। तो आरबीआई की हिस्ट्री वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। उसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि पीएम मोदी ने इस पर्टिकुलर इवेंट में और क्या क्या जानकारी दी और क्या क्या डाटा रिवील किया, वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना। 1935 आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में, ठीक है ना। इस कमीशन का नाम आप लोग याद कर लेना, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, ये 1926 में इस कमीशन का गठन किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था, 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीडी देशमुख जो थे वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इनिशियली जब शुरुआत में आरबीआई का स्थापना हुआ था तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनिशियली इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था और 1937 में, ठीक है ना, 1937 में, यानी कि स्थापना के 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ठीक है ना। आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। ये हो गई आरबीआई से संबंधित कुछ जानकारी। अब आरबीआई काम क्या करता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आरबीआई जो है वो मैनेज करता है। करेंसी वगैरह इशू करना आरबीआई का काम है। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये की नोट वाला जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आरबीआई करता है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ये भी आपको पता होगा। नहीं पता, ये पूरा बता नहीं रहा हूँ जानबूझ के मैं, इसका हिस्सा, इसकी हिस्ट्री अगर आपको याद आ रही है तो नीचे कमेंट कर लिख दो। और पेड यूजर्स अगर ऐप में देख रहे हो तो आप लोग रिकॉल कर लो कि 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये की जो नोट है, जो कॉइन है, ये किसके किसके द्वारा कैसे क्या जारी किया जाता है, ये भी आप लोग बताओगे। इसके साथ साथ में आरबीआई क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ना, जिससे कि
अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके साथ साथ में आरबीआई क्या करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सुपरविजन वगैरह करता है, उनका रेगुलेशन करता है, जैसे बैंक एनबीएफसीज वगैरह हो जाती हैं। तो ये कुछ आरबीआई के काम हो गए। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं कि इस इवेंट के दौरान और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट के दौरान कुछ एक जानकारियां दी थी, तो वो क्या क्या जानकारियां हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक को हेल्प करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है। कितने का किया गया है, मैं लिख रहा हूँ, 3.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को हेल्प किया जा सके। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने 3.25 लाख रुपीस के लोन अमाउंट को रिजॉल्व किया हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो कि 2018 में 11.25 था, सितंबर 2023 में ये 3% से भी कम हो गया, ठीक है ना। और ये कब की हो रहा है, सितंबर 2023 में ग्रॉस एनपीए घटकर 3% से भी कम हो गया था। टोटल 52 करोड़ जनधन अकाउंट में से 55% अकाउंट महिलाओं का है। 55% ऑफ अकाउंट जो है, 52 करोड़ का 55% जनधन अकाउंट महिलाओं का है। 1200 करोड़ से भी ज़्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हो रहा है, ये भी डाटा इनके द्वारा जारी किया गया था। कितना, 1200 करोड़, ये चीज़ भी याद रखना। और अभी वर्तमान में 7 देश ऐसे हैं जिनके पास में यूपीआई को जिन देशों ने यूपीआई एक्सेप्टेंस कर लिया, जो कि यूपीआई एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके देशों में भी यूपीआई का प्रचार प्रसार हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से वो 7 देश हैं, श्रीलंका, यूएई, नेपाल 3 देश हो गए, मॉरिशस, सिंगापुर 5 देश हो गए, फ्रांस और भूटान ये 7 देश हो गए। ये 7 देशों के आप लोग नाम याद रख लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताई गई। इसकी पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मैं दूंगा। As per the Worldline India Digital Payments Report H2 2023 released in April 2024, the UPI transaction volume in the second half of the 2023 increased by what percent to 65.77 बिलियन। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट H2 2023 के अनुसार 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई लेनदेन की मात्रा कितने प्रतिशत से बढ़कर 65.77 बिलियन हो गई। क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। काफ़ी सारा डाटा इसमें है, सारा डाटा यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो वही डाटा यहाँ पर वीडियो क्लास में मैं कराऊंगा। पीडीएफ में थोड़ा कुछ और डाटा है नेसेसरी, थोड़ा बहुत कम इंपॉर्टेंट लगे मुझे, लेकिन वहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है ना। वर्ल्डलाइन की ये रिपोर्ट है जिसका नाम क्या था, वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट H2 2023, ठीक है ना। वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट H2 2023 ये वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो 2023 के सेकंड हाफ के बारे में कही गई हैं, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के बीच में की ही जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। तो आगे से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो मैं जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच की दूंगा, और इसका जो कंपैरिजन करूंगा वो जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के दौरान करूंगा। मतलब कि 2023 के छमाही, लास्ट छमाही का कंपैरिजन 2022 के लास्ट छमाही से किया इसमें जाएगा, ठीक है ना। चलो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन इस दौरान 56% बढ़कर 65.77 बिलियन हो गया, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 56%, ऑप्शन नंबर बी। 56% इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 56% आएगा, यहाँ पर 56% आएगा, ठीक है ना। यूपीआई ट्रांजैक्शन जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान 56% बढ़कर 65.77 बिलियन हो गया, जबकि 2022 के सेकंड हाफ में ये 42.09 बिलियन था। पहला पॉइंट, ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक ना। वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वैल्यू और वॉल्यूम में डिफरेंस है। वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इस दौरान वैल्यू में भी 44% की बढ़ोतरी हुई है। ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है उसमें भी 44% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ये 69.36 लाख करोड़ से बढ़कर 99.68 लाख करोड़ हो गया, ठीक ना। ये रुपए में है, ये वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पहले यानी कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान ये 69.36 लाख करोड़ था, जबकि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान ये बढ़कर कितना बढ़कर 44% बढ़कर
1.68 लाख करोड़ हो गया। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस का एवरेज टिकट साइज 8% रिड्यूस हुआ है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का एवरेज टिकट साइज यानी कि एटीएस, यूपीआई ट्रांजैक्शन का एवरेज टिकट साइज 8% रिड्यूस हुआ है। 2022 के सेकेंड हाफ में ये 1648 रुपये का था, जबकि 2023 के सेकेंड हाफ में ये घटकर 1515 यानी कि 1515 रुपये हो गया। यूपीआई पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के लिए एवरेज टिकट साइज 4% बढ़ा है, ठीक ना। यूपीआई पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के लिए एवरेज टिकट साइज 4% बढ़ा हुआ है, 4% बढ़कर ये 2745 रुपये हो गया, जबकि 2022 के सेकेंड हाफ में ये 2649 रुपये था। यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट की बात करेंगे, अभी मैंने बात किया पर्सन टू पर्सन की, अब बात करेंगे पर्सन टू मर्चेंट की। यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट का जो एवरेज टिकट साइज है वो 9% रिड्यूस हुआ है, उसमें 9% की कमी आई है और ये 656 रुपये है 2023 के छमाही में, 2023 के लास्ट छमाही में, 2023 के सेकेंड हाफ में, जबकि 2022 के सेकेंड हाफ में ये कितना था 720 रुपये हुआ करता था। तो कितना रिड्यूस हुआ, 9% का रिडक्शन हुआ। ठीक, तो इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ना थोड़ा सा सही नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा भी है, कुछ चीज़ें नेसेसरी भी हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं उसको। तो पीडीएफ में थोड़ा सा इसका डाटा वगैरह दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो में मैंने वही चीज़ें कंसिडर किया जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently launched multiple loan products to cover hospitalization expense beyond insurance limits? हाल ही में किस बैंक ने बीमा सीमा से परे अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करने के लिए कई सारे ऋण उत्पाद लॉन्च किए हुए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, सही उत्तर इसका कैनरा बैंक हो जाएगा और ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि बैंकें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करती रहती हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन बैंकिंग का न्यूज़ है तो छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट के नाम हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। पहला प्रोडक्ट है कैनरा हिल, दूसरा प्रोडक्ट है कैनरा एंजल, तीसरा प्रोडक्ट है कैनरा रेडी कैश, चौथा प्रोडक्ट है कैनरा माई मनी। ठीक है ना, चौथा प्रोडक्ट है कैनरा माई मनी। ये बस इतना ही हम लोग जानेंगे क्योंकि कैनरा बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टुगेदर वी कैन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। KS राजू ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोगों को पता है, मुझे ऐसी उम्मीद है, कमेंट कर बता दीजिएगा। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब चीज़ पढ़ते जा करो। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन सब आ नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया जाए तो फिर मतलब क्या ही कर सकते हैं ना, तो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसको कवर करते हुए चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which insurance company has recently partnered with PhonePe to offer customers health insurance with a monthly and annual payment option? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ग्राहकों को मासिक और वार्षिक भुगतान विकल्प के साथ स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए फोनपे के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में फ़ोनपे के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि अपने कस्टमर को ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके मंथली और एनुअल पेमेंट ऑप्शन के साथ में। फ़ोनपे प्लेटफॉर्म पर ये पॉलिसी, फ़ोनपे ऐप पर ये पॉलिसीज़ वगैरह लॉन्च की गई हैं। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। 5 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।